अब आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन आपका 17 मई तक बढ़ चुका है, तो आप लोग 17 मई तक लॉकडाउन के सभी नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे और अपने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई को लगातार इसी ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखेंगे। तो बच्चों, आपने विलेन वाले चैप्टर में 1/2 फैक्टर में आयरन के लिए दो रोल अभ्यर्थियों के आयरन वाला केस 1 पढ़ लिया था। तो इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं केस 2 दुर्बल पदार्थों के संगुणन के लिए। इसका आशय ये होगा कि ये जो पदार्थ हैं ये पूर्णतः डायमेराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन में नहीं आएंगे, बल्कि इनका कुछ भाग द्विलक या त्रिलक के रूप में परिवर्तित होगा। और इसमें आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं CH3 COOH C6H5 COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में विलयन, ये इसका उदाहरण। तो हम यहां मान लेते हैं कि माना संगुणन की मात्रा अल्फा, कहीं कहीं पर बीटा भी लिखा हुआ है, तो कोष्टक में हमने बीटा कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, संगुणन में क्या होगा, Na, किसी पदार्थ A के N अणु आपस में संगुणित होकर संगुणन के द्वारा क्या होगा, ये N अणु आपस में मिलकर An बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभ में यहाँ पर t बराबर 0 रहता है, हम 1 ही लेंगे इधर और ये 0 ही रहेगा। t समय बाद देखिए संगुणन की मात्रा अल्फा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना प्राप्त होगा, जरा देखिए। देखिए n से मिलता है 1, n से कितना मिला, 1। इक्वेशन से देखिए जरा, ये n अणु भाग लेकर एक अणु संगुणित बना रहे हैं, तो n से मिला 1, तो 1 से कितना मिलेगा, 1/n, तो अल्फा से कितना मिलेगा, अल्फा/n। समझ में आया था, यहां हमको मिलेगा ये अल्फा/n। तो देखिए कुल कितने हो गए, प्रारंभ में हुए, जोड़ देंगे 1 + 0, टोटल आएगा 1, और t समय बाद कुल कितना हो जाएगा, सबका ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। तो आप लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। तो देखिए ये हो जाएगी पूर्व वाली संख्या प्रारंभ में, और ये हो जाएगी बाद वाली संख्या। तो संगुणन के बाद कण कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और बड़े में आ जाएगा पूर्व में है 1। तो ध्यान रखिए बच्चों, हमको मिलेगा
आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। जहां पर एन क्या है, संगुणन में भाग लेने वाले कणों की संख्या। ये एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको याद हो वियोजन में क्या होता था, 1 माइनस एल्फा जो खत्म रहता था और यहाँ एल्फा बाई एन के स्थान पर हो जाता था एन एल्फा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आयनन या वियोजन में यहाँ एन एल्फा रहेगा और संगुणन में हो जाएगा एल्फा बटे एन। अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको आपकी कॉपी में लिख भी लेंगे। 2C6H5COOH इक्वल्स, जब बेंजीन में भूलेंगे इसको हम, ये उदाहरण आपने कई बार पढ़ा हुआ है, तो मिलेगा C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इन दिस केस इसमें हम n की वैल्यू 2 रख देंगे। तो I यदि हमको पता है तो अल्फा निकल आएगा, और अल्फा यदि पता है तो फिर I प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसको हम आगे और हल करें तो अल्फा के रूप में भी एक फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, इसी को हम आगे हल करते हैं तो मिलेगा हमको I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। तो एल्फा की कौन कौन से टर्म है, यहाँ पर एक तो है माइनस में एल्फा और एक है प्लस में एल्फा बाई एन। तो ये इस तरफ ले आते हैं, आई को उस तरफ ले आते हैं, तो हमको मिलेगा ये वाला प्लस में हो जाएगा, एल्फा प्लस ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो एल्फा माइनस एल्फा बाई एन बराबर यहाँ मिलेगा 1 माइनस आई। कॉमन लेंगे अल्फा तो मिलेगा 1 माइनस 1 बटे एन बराबर 1 माइनस आई। तो एल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस 1 बटे एन। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। अब जरा इसकी तुलना करें आप, जो कल आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, आयरन के केस में एल्फा क्या हुआ करता था, 1 माइनस आई बटे होता था 1 माइनस एन। यहां पर क्या हो गया, 1 बटे एन। दोनों में केवल यही फर्क है और इतने फर्क को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन और कर लेते हैं। तो नोट में इस जानकारी को लिख देंगे, नोट हेडिंग डाल के दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए यहां 2 भाग कर लेते हैं, आयनन और संगुणन। आयनन को हम वियोजन भी कहते हैं और संगुणन ये इसी नाम से जाना जाता है। इनके अंदर ये हो जाएगी डिसोसिएशन, DISSOCIATION, डिसोसिएशन। और संगुणन की हो जाएगी एसोसिएशन, ASSOCIATION। तो इनमें क्या होता है, आयनन की क्रिया में AN Na में कन्वर्ट होता है और संगुणन में ठीक उल्टा Na ये An में कन्वर्ट होता है। जो I की वैल्यू हम निकालते हैं तो आयनन की क्रिया में होती है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और यहां संगुणन में होता है I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। केवल इसी में फर्क है, यहां n का गुणा होगा और वहां पर n का भाग होगा। इसी प्रकार से एल्फा के जो फॉर्मूले बनेंगे वो आयनन के लिए होगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस एन, और यहां पर हो जाएगा एल्फा बराबर 1 माइनस आई बटे 1 माइनस 1 बटे एन।
और देखिए इन दोनों को ही हम परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं। वियोजन ऑब्लिक संगुणन की परसेंटेज बराबर होगा वियोजन ऑब्लिक संगुणन की मात्रा, जिसको हम अल्फा कहेंगे, और उसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो इसको हम परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखिए इस चैप्टर की थ्योरी आपने खत्म कर ली, तो अब इनके सवाल को लगाना है। हाँ तो बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो आपने थ्योरी पढ़ी है, एक सवाल को हल करते हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और आप लोग भी इसको देख लीजिए। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.6262 केल्विन का अवनमन होता है। यदि बेंजीन का Kf की वैल्यू दी है 4.9 kg मोल इनवर्स हो तथा बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीय बनता हो, ऐसा कर लेते हैं, बनता हो तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत हो। देखिए बच्चों, इसको कैसे हल करना है। प्रारंभ में हमने आपको सवालों को हल करने का तरीका बताया था। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास 3 चीजें लिखी जाती हैं जो सवाल में हमको दी होती है। पहले वाले में विलेय, दूसरे वाले में विलायक और तीसरे वाले में विलयन। तो देखिए सवाल को पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो बेंजोइक अम्ल कम है 2 ग्राम है तो ये विलेय होगा। तो यहाँ हम बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला लिखते हैं C6H5COOH, ये विलेय हो गया। विलायक हो गया बेंजीन C6H6 और विलयन दोनों का मिश्रण हो जाएगा, तो ये होगा C6H5COOH प्लस C6H6। इसमें डाइमराइजेशन होगा, इसका बेंजोइक अम्ल का सवाल में लिखा हुआ है। तो ये कितना है, W बराबर 2 ग्राम। विलायक कितना है, ये कैपिटल W लिख दें उसको हम, तो ये हो जाएगा 25 ग्राम। लेकिन यहाँ हमें इसके किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो W kg बराबर हो जाएगा 25/1000 किलोग्राम। और क्या दिया है, हिमांक में, तो ये विलायक के हिमांक में अवनमन होता है, तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा TF बराबर 1.62 K और Kf तो ये भी विलायक के लिए होता है, तो Kf बराबर है 4.9 kg मोल इनवर्स। देखिए ये समझ में आ गया सबको। हम यहाँ पर सबकी वैल्यू हम लिख लिए हैं जो कि सवाल में हमको दी गई थी। अब देखिए जब हम मोलर अवनमन स्थिरांक को पढ़ते हैं या हिमांक के अवनमन को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मोललता की आवश्यकता होती है। और मोललता में क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय कौन है इसमें, बेंजोइक अम्ल, इसका अनुभार निकालते हैं m बराबर। देखिए वैसे आप लोगों ने पहले इसका निकाला हुआ है 122 आता है, मैं सीधे लिख लेता हूं। और अगर आप निकालना चाहें तो इसका कैसे निकलेगा, 12 प्लस 5 प्लस फिर से 12 16 दूनी 32 प्लस में हो जाएगा प्लस 1, इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये 122 हमको प्राप्त हो जाएगा। अनुभार निकालना मैंने आपको सिखाया था, ये अनुभार भी कहलाता है और मोलर मास भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ संगुणन की बात करी जा रही, तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर I की वैल्यू पता करनी है और I हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि I ज्ञात होने पर, ज्ञात या अज्ञात जिसको हम निकालना चाहते हैं, होने पर
हम लगाएंगे डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोलरता। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलरता, और आई के केस में इसमें आई का गुणा हो जाता है। जितने भी अणुसंघ के गुणधर्म हैं सभी में आई का गुणा होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो बच्चों इसमें हम आगे देखिए वैल्यू रख देते हैं के एफ बराबर मोलरता का मतलब N अपॉन W के जी बराबर I गुणा के एफ, और W का N का मतलब क्या हो जाएगा W बटे M इंटू W के जी। ये सब मान आपको दिए गए हैं, इनको हम यहां रख देंगे, ध्यान दें। तो डेल्टा टी एफ कितना है, यहां पर लिखा हुआ है हमने 1.62 बराबर आई हमको निकालना है। के एफ की वैल्यू दी गई है, ये लिखा हुआ है 4.9 गुणा W वेग का कितना है, ये लिखा हुआ है 2 बटे M, ये हमने निकाल लिया। बेंजोइक अम्ल की 122 है, और W के जी यहाँ पर निकाला था हमने 25 बटे 1000, तो 25 यहाँ रहेगा, बटे में 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए ये 0 1 खत्म कर देते हैं, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 61। तो I बराबर ये सब भाग वाली यहाँ गुणा में हो जाएंगे, 1.62 गुणा 61 गुणा 25 बटे ये भाग में आ जाएगा 49 गुणा 100। जब इसको आप हल करेंगे बच्चों तो हमको कैलकुलेशन करने पर मिलेगा, मैं सीधे लिख देता हूं यहां पर 0.504, ये आई की वैल्यू निकल जाएगी। और ये हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि संगुणन का केस है, संगुणन में आई का मान 1 से कम होता है, और वियोजन की क्रिया में आई की वैल्यू 1 से अधिक होती है। ये बात आप लोगों को पता है, और मैंने आपको निकाल कर भी बताया है NaCl और बेंजोइक अम्ल वाले केस में। तो अब देखिए कौन सा यौगिक है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल। इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2C6H5COOH इक्वल्स, ये बेंजीन में हमने बोला है तो इसका डाइमराइजेशन होगा और हमको मिलेगा C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो आप देख पा रहे हैं कितने कण इस द्वितीय बनाने में भाग लेंगे, 2। ये आप देख पा रहे हैं कितने कण भाग ले रहे हैं, 2। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई। और संगुणन के लिए अभी हमने आज ही आपको पढ़ाया है, संगुणन के लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे लगा लेते हैं 1 माइनस आई बटे 1 माइनस 1 बटे n। n की वैल्यू हमको पता है 2 है, आई निकाल चुके हैं, तो इसको हम हल करते हैं 1 माइनस 0.504 बटे 1 माइनस यहाँ 1 बटे 2, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, और ऊपर में से घटाएंगे अल्फा बराबर हमको मिलेगा 6 9 और ये 4 0.496 बटे 2, ऊपर गुणा करा देंगे तो 6 गुना 1 बटे 2 आएगा, तो 2 बच जाएगा ऊपर गुणा में। जब इसको हम हल करेंगे तो 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 हासिल फिर से 4 दूना 8 और 1 9, 0.992। ये आ गई हमारी संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। और हमको क्या पूछी गई है, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, संगुणन की परसेंटेज बराबर हो जाएगा अल्फा गुणा 100 बराबर, इसमें 100 गुणा करेंगे 0.992 गुणा 100 बराबर मिलेगा 99.2%। ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 2 ग्राम बेंजीन को बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलेंगे
तो बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में संगुणन 99.2% होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा ऐसे ही एक और सवाल को हम हल करते हैं जो कि अणुसंघ गुणधर्मों के बारे में आपको क्लियरली जानकारी देगा और वन हाफ फैक्टर पर उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से आपको समझाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.01 एम NaCl, कॉमा दूसरा वैल्यू लेते हैं 0.01 एम ग्लूकोज, वाह 0.01 एम Na2SO4 को ए पार्ट में हल करना है हमको। परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम, बी पार्ट में क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम, और सी पार्ट में हिमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हल करने के लिए हम जो जानकारी हमको सवाल में दी गई है उसको लिखते हैं। तो इन्हीं को हम फिर से लिख लेते हैं एक बार 0.01 एम NaCl, थोड़ा गैप देंगे 0.01 एम ग्लूकोज, व 0.01 एम Na2SO4। ध्यान दीजिए तीन प्रकार के विलयन हमको दिए गए हैं सवाल में और ये बिल्कुल आसान सा सवाल है क्योंकि तीनों में जो सांद्रता का मान है वह सेम है। 0.01 और m लिखा है यानी मोलरता दी गई है तो इनकी सांद्रताएं बिल्कुल बराबर है। ऐसा भी सवाल बन सकता था कि एक विलयन में कोई और सांद्रता पद दिया जा सकता था। मान लीजिए यहाँ पर परसेंटेज में लिखा होता, यहाँ पर मोल प्रभाज लिखा होता, यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर लिखा होता। तो ऐसी कंडीशन में हम उनकी सांद्रता को एक ही मात्रक में पहले परिवर्तित करते हैं। ये सवाल इस नाते आसान है क्योंकि इसमें सभी में सांद्रताएं एक ही मात्रक में लिखी हुई है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp ये समानुपाती होता I into सांद्रता। अब सांद्रता क्यों लिखा हमने? क्योंकि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में मोल प्रभाज होता है, वो सांद्रता का पद है। डेल्टा TF डेल्टा TB में मोलरता होती है, वो भी विलयन की सांद्रता का एक प्रकार है। परासर दाब में मोल प्रति लीटर सांद्रता होती है, मोलरता होती है। तो हमने इन जनरल यहाँ पर सांद्रता लिख दिया। बच्चों समझ में आया? क्योंकि सांद्रता की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये हुआ समान सांद्रता पर Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती हो जाएगा I। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके लिए I का मान ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ गुणधर्म का मान ज्यादा। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। I अधिक तो पाई डेल्टा TB डेल्टा TF ये सभी अधिक हो जाएंगे। क्लियर हो बच्चों? अब देखिए पाई से तो कोई मतलब नहीं है, सीधा समझ में आएगा। अब डेल्टा TB किसके बराबर होता है? TB माइनस TB नॉट। और ये किसके बराबर होता है? TF नॉट माइनस TF। मतलब क्या हुआ कि जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? विलयन का क्वथनांक अधिक होता है और
विलयन का हिमांक कम होता है, इसकी वजह से आई अधिक होने पर क्वथनांक अधिक होगा जबकि हिमांक कम होगा। इसको हम एक और तरीके से दिमाग में रख सकते हैं, क्या कि क्वथनांक में वृद्धि होती है तो क्वथनांक अधिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मान है उससे ज्यादा, जितना मान है उससे ज्यादा, और हिमांक में कमी होती है तो इसका मतलब यह है कि आई बढ़ेगा तो हिमांक में कमी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, हिमांक जितना था उससे और कम हो जाएगा, तो हिमांक होगा सबसे कम जबकि क्वथनांक होगा सबसे ज्यादा। तो इन सब बातों को अप्लाई करते हुए हम इन सभी के क्रम को लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला वाला भाग क्या होगा, परासरण दाब का क्रम लिखना है, परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो NaCl ये आयनिक होकर Na+ और Cl नेगेटिव देगा, इस वजह से I की वैल्यू 2 हो जाएगी। ग्लूकोज का आयन होता नहीं है तो I बराबर 1 रहेगा। और Na2SO4 में देखिए 2 धनायन है और 1 ऋणायन है, टोटल I की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस आधार पर आप समझ पा रहे हैं I का मान सबसे ज्यादा इसके लिए होगा, तो परासरण दाब भी सबसे अधिक इसके लिए। सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, कम वाले को लिखेंगे, क्योंकि हमको लिखना है बढ़ता हुआ क्रम। तो हमारा आंसर बनेगा 0.08 N ग्लूकोज is less than 0.08 N NaCl is less than 0.08 N Na2SO4। ये हमारा परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम एक और वैद्युत घट्ट मिला देते, जैसे कि K4FeCl का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो उसमें I की वैल्यू हो जाएगी 5, तो उसका और ज्यादा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल 3 की वैल्यू तक के मान थे, तो इस आधार पर यह क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही जानकारी को अप्लाई करते हुए दूसरा हम हल करते हैं, जिसमें निकालना है क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, तो जितना ज्यादा आई का मान उतना ही अधिक क्वथनांक होगा। जब ये मैंने समझाया आपको, ये जानकारी लिखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए इसका उपयोग होता है और इसमें कंफ्यूजन बच्चों को काफी रहता है। तो यही क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे वही 0.08 N ग्लूकोज is less than 0.08 N NaCl is less than 0.08 N Na2SO4। और तीसरा जब हम क्रम लिखेंगे हिमांकों का बढ़ता हुआ क्रम, तो अब देखिए I का मान सबसे ज्यादा यदि है तो हिमांक हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम हिमांक किसका होगा, ग्लूकोज का। सबसे कम हिमांक होगा, I की वैल्यू सबसे अधिक किसकी है, ये Na2SO4 के लिए, तो सबसे कम हिमांक होगा इसका, उससे ज्यादा होगा I बराबर 2 के लिए, और सबसे ज्यादा हो जाएगा I बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पर क्रम हमें विपरीत मिलेगा। 0.1 N Na2SO4 is less than 0.08 N NaCl is less than 0.08 N ग्लूकोज। ये बेहद महत्वपूर्ण क्रम है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें। जो हिमांकों में क्रम होता है वह क्वथनांक का बिल्कुल विपरीत, क्योंकि हिमांक में अवनमन होता है जो कि क्वथनांक में वृद्धि की तुलना में बिल्कुल विपरीत है। समझ में आया बच्चों? अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, और तब तक आप देखते रहिए जब तक कि आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए।
ये चैप्टर आप लोगों का आज समाप्त हो गया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। किसी भी लेक्चर में यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो उसको आप दोबारा देख लें। और यदि किसी छात्र ने शुरुआत से मेरे लेक्चर न देख पाए हों तो वो मेड इजी केमिस्ट्री बाय सुनील गुप्ता, GRV इंटर कॉलेज डाट हमीरपुर यूपी लिखकर YouTube पर सर्च करेगा तो उसको मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें तो आपको जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।